इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्री 2023 के लिए जो डायरेक्ट हिट सीरीज कर रहे थे उसका ये सेशन 9 है। इसमें हम टॉप 1 ईयर के करंट अफेयर्स और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बाकी ये कोर्स डिटेल है, आप देख सकते हैं। करंट अफेयर कोर्स है एंड ये फुल कोर्स है, टेस्ट सीरीज है एंड ये सारी कोर्स डिटेल है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो 2022 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन आए थे, नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना को डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एनसीएससी। तो कौन सा आर्टिकल जो डील करता है वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से जो है डील करता है। तो इसका आंसर है आंसर बी, आर्टिकल 338। तो 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से जो है डील करता है। आप मुझे बताएंगे कौन सा आर्टिकल जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से डील करता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से कौन सा आर्टिकल डील करता है, पहली एक चीज ये बताएंगे। दूसरी चीज ये बताएंगे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एनसीएससी एंड एनसीएसटी जो है वो अलग हुए थे। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अलग हुए थे, कौन से अमेंडमेंट से अलग हुए थे और कौन से ईयर से जो है, ईयर भी आप मुझे बताएंगे। और अभी मुझे बताएंगे कि एनसीएससी जो है उसका अभी हाल उसका जो है प्रेजेंट चेयरमैन कौन है एनसीएससी का। तो ये सारी चीजें जो है आप मुझे बताएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है इसके आंसर, उसमें सारी ये चीजें लिखी हुई हैं। तो देखिए आपकी आंखों की रोशनी कितनी तेज है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको कुछ सेकंड्स के लिए वो स्लाइड दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं हटा दूंगी। देखिए मुझे लगता है आपने देख ही ली होगी, नहीं देखी है तो सर्च करके लिख लो, सर्च करके ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो रिसेंटली जो है 2nd सेंचुरी बुद्धिस्ट केव जो है एग्जिबिट हुई है बंधवगढ़ नेशनल पार्क में। और ये कहाँ है, तो बंधवगढ़ नेशनल पार्क जो कहाँ है वो है मध्य प्रदेश में। आंसर सी, मध्य प्रदेश। तो रिसेंटली जो है 2nd सेंचुरी बुद्धिस्ट केव जो है बंधवगढ़ नेशनल पार्क में जो है अभी एग्जिबिट हुई है। ये विंध्यन हिल्स में है। और जो बंधवगढ़ नेशनल पार्क है वो फेमस है फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर्स। रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। और इस जो बंधवगढ़ नेशनल पार्क है वो नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था 1968 के अंदर। तो 1968 के अंदर डिक्लेयर हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following country is the largest producer of the sugar? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर कौन है, तो इसका आंसर है आंसर सी, इंडिया। तो रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर हो गया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर, प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। और एक्सपोर्टर में जो है वो सेकंड नंबर है, एक्सपोर्टर में सेकंड नंबर है। तो आप मुझे बताएंगे शुगर केन जो है वो किस टाइप की क्रॉप है, खरीफ है या राबी है। आप मुझे बताएंगे किस टाइप की क्रॉप है। तो देखिए मैं देखती हूँ कि आप थोड़ा, मैं इसकी टेम्परेचर और आपको ह्यूमिड क्लाइमेट और रेनफॉल बताती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि आप इसको जज कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो शुगर केन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो अराउंड 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। इसका टेम्परेचर चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो बारिश है वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए, रेनफॉल भी ठीक ठाक एवरेज होनी चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। और जो सॉइल टाइप है वो थोड़ी लूमी टाइप होनी चाहिए। तो ये जो है सारी कंडीशन जो है शुगर कल्टीवेशन के लिए चाहिए होती है। तो आप मुझे बताएंगे ये कौन सी क्रॉप है, राबी और खारिफ, कौन सी क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इमर्ज एज द हाईएस्ट शुगर एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर इन द कंट्री। तो कौन सा स्टेट जो है हाईएस्ट शुगर एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर है, कौन सा स्टेट इमर्ज हुआ है। तो इसका आंसर है आंसर डी, महाराष्ट्र। देखो मैंने आपको बोला था, अगर आपने 30 डेज वाली वीडियो नहीं देखी है
तो आप उसको देख लीजिए, उसमें किस तरह से आपको सिलेबस को कंसोलिडेट करना है वो सब बताया था। तो मैंने आपको जैसे बोला था उसमें कि जो डाटा है, वो डाटा जो मैंने आपका डाटा वाली वीडियो दे रखी है, एक डाटा वाली प्लेलिस्ट है उससे, और आप डायरेक्ट हिट से करिए। तो यही सब तो डाटा आते हैं एग्जाम में कि कौन सा स्टेट इमर्ज होगा, जिसके लिए वो आप मोटी मोटी किताबें लेते हो जो मार्केट में आती हैं, जिसके लिए आप पागल एकदम बिल्कुल कि कहाँ है वो कि आर्थिकी कहाँ है और ये कहाँ है वो कहाँ है, तो वो सब लेने की जरूरत नहीं है। आप ये सारी चीजें पढ़िए, इनको ध्यान में रखिए। कितना पढ़ोगे, जीएस भी पढ़ोगे, घटना चक्र भी करोगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ोगे, टेस्ट सीरीज भी करोगे, मतलब कितना पढ़ोगे, फिर उसके बाद इधर उधर से बुक भी उठाते फिरते हो। तो ये 15-20 मिनट का वीडियो आता है, रोज पढ़ो और पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से खत्म हो गया। उसका आउटपुट कितना है, वो जो बुक आप पढ़ते हो उसका आउटपुट कितना है, उसका आउटपुट क्या है कि वहां से सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। 3 या 4 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर्स और ये डायरेक्ट हिट सीरीज से भी आराम से हो जाएंगे वो 3 या 4 क्वेश्चन। तो एक इतने मोटी किताब आप बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट करते हो। इससे अच्छा इतनी देर में वो आप किताब पढ़ोगे ना, इतनी देर में वो एनवायरमेंट की घटना चक्र 2 बार रिवाइज हो जाएगी। तो 2 बार, और उसका कितना आउटपुट है कि सारे एनवायरमेंट के, ऑलमोस्ट सारे एनवायरमेंट के क्वेश्चन वहां से आपके कैटर हो जाएंगे। तो चीजें देखा करो कि क्या आपके लिए जरूरी है क्या नहीं। मतलब 2-2, 3-3 क्वेश्चन के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हो रही हैं, इनका यूटिलाइज करो, ये आपके लिए ही हो रहा है सब। मेरे को मजा नहीं आ रहा है कि मतलब कि मैं अपना ये सिर्फ आपके लिए ही मैं कर रही हूँ, तो कि आपके लिए ऐसा हो रहा है तो उसको यूटिलाइज करो सारी चीजें। तो ये डायरेक्ट हिट सीरीज देखो, अब यहाँ से ही सारे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट आपके कवर होंगे। और कहाँ से आएंगे, यहाँ से ही आएंगे। विच स्टेट इमर्ज एज द हाईएस्ट शुगर एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर, तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है 2021-22 में जो है हाईएस्ट एक्सपोर्टर एंड शुगर है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इन इंडिया। तो 60% यही करता है। तो टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, पहले महाराष्ट्र है, फिर यूपी है, एंड देन कर्नाटका है। तो महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका आर द टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट 2021 में और 2022 में। तो आपको जो है ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब ये महाराष्ट्र लिखा हुआ है, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका, दीज आर द टॉप। मैंने आपको एक एग्रीकल्चर डाटा वाली जो है वीडियो मैंने बनाई है, एग्रीकल्चर डाटा वाली। अगर आप डाटा प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें एग्रीकल्चर डाटा वाली वीडियो है, आप उस एग्रीकल्चर डाटा वाली वीडियो को देख लीजिए। उसमें लेटेस्ट एकदम डाटा लिखे हुए हैं कि कौन से डाटा क्या है, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में डाटा है वो लिखा हुआ है। तो आप उस वीडियो को जो है जरूर देख लेना, वहां से आपका काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो देखो स्टेट इमर्ज एज द हाईएस्ट शुगर एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर 2021-22 ये है। एंड इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग जो आपका 2021 और 22 में टॉप प्रोड्यूसर हैं, टॉप स्टेट जो प्रोड्यूसर हैं शुगर केन में, वो पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे कर्नाटका है। ये जो है ये एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर में है, एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर दोनों में। जो सिर्फ प्रोड्यूसर है उसमें जो है यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये स्टेट है यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो यूपी जो है अप्रोक्सीमेटली 41% करता है, महाराष्ट्र जो है 25% एंड कर्नाटका जो है 14%। तो इस हिसाब से जो है ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। तो लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सा है इनमें से, तो इसका आंसर है आंसर ए शुगर केन। तो शुगर केन जो है लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है। कम से कम इसको 1800 से 2200 mm पर सीजन जो है वाटर चाहिए होता है, mm पर सीजन जो है इसको वाटर चाहिए होता है। तो इट्स अ लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज सेट अप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1992। सेकंड,
इट इज सेटअप अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1991। तो इसका आंसर है आंसर वन ओनली। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो एक्ट है वो आपका 1990 में आया था, और ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो कब सेटअप हुआ? जनवरी 1992 में। ये बॉडी कब सेटअप हुई? जनवरी 1992 में। तो फर्स्ट कमीशन है नेशनल वुमेन की, जो फर्स्ट कमीशन है वो आई थी 31 जनवरी 1992 को, और इसको चेयर किसने किया था? जयंती पटनायक। 31st, तो 31st ही जो है बेसिकली 31 जनवरी जो है फाउंडेशन डे होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। अभी आप मुझे बताएंगे प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन कौन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के? चेयरपर्सन कौन है? आप मुझे ये बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम which of the following statement is correct? First, its purpose is to promote entrepreneurship among SC, ST and women entrepreneur. It provide for refinance through SIDBI. तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका आंसर है दोनों सही हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है अभी एक्सटेंड कर दी है स्टैंड अप इंडिया स्कीम अप टू 2025। तो मिनिस्ट्री, अब ये देखो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए है। तो आपको देखने में कहीं लगता होगा कि यार कहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तो स्कीम नहीं है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन का कोलैबोरेशन तो नहीं है, या इस हिसाब से आपको लगता होगा। लेकिन ये जो स्कीम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये स्कीम है, और इसको क्या हुआ है कि अभी इसको ना एक्सटेंड कर दिया है। अभी इसको एक्सटेंड कर दिया है 2025 तक। आप मुझे बताएंगे ये जो स्टैंड अप स्कीम है ये लॉन्च कब हुई थी? ये स्टैंड अप स्कीम जो है लॉन्च कब हुई थी, आप मुझे ये बताएंगे। तो बेसिकली स्टैंड अप स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो है बैंक लोन फैसिलिटेट करेगा 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में टू एटलीस्ट 1 SC या ST एंड एटलीस्ट 1 विमेन पर बैंक ब्रांच। मतलब पर बैंक ब्रांच से जो है ये प्रोवाइड करेगा फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। तो ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए, अब ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज क्या होता है कि एक बिल्कुल नए तरीके से जो प्रोजेक्ट बना है, बिल्कुल नई, ये नहीं कि कुछ पुराना कोई प्रोजेक्ट है उसमें आप मरम्मत कर रहे हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल न्यू सिरे से जो प्रोजेक्ट बना है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, उसके लिए देगा। आप मुझे बताएंगे स्टैंड अप स्कीम जो है लॉन्च कब हुई थी? स्टैंड अप स्कीम लॉन्च कब हुई थी ये बताएंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, ये आप ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, कंफ्यूज मत होइए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्ली कैपिटल ऑफ द चोलास वाज। तो चोलास का जो है अर्ली कैपिटल क्या थी? तो इसका आंसर है आंसर बी तंजावुर, या फिर इसको तंजौर बोलते हैं। तो तंजौर और तंजावुर जो है वो है जो है अर्ली कैपिटल ऑफ द चोलास थी। तो विजयालय वाज द फाउंडर ऑफ द चोला, और विजयालय ने जो है पल्लवास को डिफीट किया, एंड जो तंजौर किंगडम है उसको 18th सेंचुरी के आसपास जो है वो उसे टुक ओवर कर दिया। फिर उसके बाद तब से जो है तंजौर जो है चोला की जो है कैपिटल हो गई। आप मैं बताएंगे मुझे चोला का जो है सिंबल क्या था? चलो मुझे सबका बताइए, चेरा का, पांड्या का और चोला का, इन सबका सिंबल क्या था? तो ये हो गया तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट। फर्स्ट, द चोला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द किंग विजयाला। इट डिस्क्राइब एज अ फिडिटरी ऑफ द पल्लवास। तो ये जो अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं।
तो चोला डायनेस्टी जो है किंग विजयाला एंड इट वाज अ फिड्यूटरी ऑफ द पल्लवास। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 3 क्राउन्ड किंग्स ऑफ तमिलकम। तो 3 क्राउन्ड किंग्स ऑफ तमिलकम कौन नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर बी चालुक्यास। तो ये नहीं है, बाकी चोला, चेरा, पांड्या। तो अभी मैंने आपको बोला था कि इनके सिंबल बताने हैं, अब इनकी कैपिटल भी बताओ, अब इनके फाउंडर भी बताओ। एक का तो फाउंडर हम डिस्कस ही कर चुके हैं, बाकी के बताओ, कैपिटल भी बताओ, फाउंडर भी। आपको लगता होगा मैम यार कितने क्वेश्चंस पूछती हैं, हर उस पे जो है जितना क्वेश्चन भी नहीं होता उससे ज्यादा हमसे पूछ लेती हैं, जितना खुद भी नहीं बताते। तो ये आपके खुद के बेनिफिट के लिए है। जब चीजें बताए आप सर्च करते हो ना, आप ज्यादा रिटेन कर पाते हो, आप ज्यादा रिटेन कर पाओगे। अगर आपने एक बार सर्च कर लिया, जैसे आप गूगल पर देखोगे सिंबल क्या है, कैपिटल क्या है, तो आप ज्यादा रिटेन कर पाओगे और भूलोगे नहीं। इधर उधर पढ़ते हैं, जब सुनते हैं तो चीजें भूल जाते हैं, लेकिन जब खुद सर्च करते हैं तो चीजें याद रहती हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ सर्च। मुझे क्या लग रहा है, मुझे 2 सेकंड और लगेंगे इसको बताने में, मैं तो कुछ नहीं चाह रहा, 2 सेकंड और लगेंगे और मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सा है कि मैंने भी अपना काम खत्म कर दिया। एक तो इंटरेक्शन हो तो ज्यादा मजा आता है कि जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट बॉक्स देख के। तो आप बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब सारे आंसर्स देते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि एक इंटरेक्शन भी होता है। और दूसरी चीज, आपकी खुद की जो नॉलेज है वो बढ़ रही है और आप रिटेन कर पाओगे ज्यादा। खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, जिसको भी अगर इस पे डाउट है वो एक्सपेरिमेंट करके आप इसको देख लेना, आप ज्यादा रिटेन कर पाओगे। तो इसका आंसर हो गया बी। Under which article state also get divided into territorial constituency as per the Delimitation Act after every census? तो इसका आंसर है आंसर सी, आर्टिकल 170। तो डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? इट मींस कि कोई भी प्रोसेस या कोई एक्ट है जिसमें आप फिक्स कर रहे हो कोई बाउंड्री या लिमिट कर रहे हो फॉर टेरिटोरियल एरिया इन अ कंट्री। तो जो स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल है डीलिमिटेशन का, वो आर्टिकल 170 है। तो आर्टिकल 170 क्या कहता है? स्टेट ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर द डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो आफ्टर एवरी सेंसस ये जो है आफ्टर एवरी सेंसस जो है वो डीलिमिटेशन एक्ट होता है। तो फर्स्ट डीलिमिटेशन बाय द प्रेसिडेंट इन द ईयर 1950-51 एंड डीलिमिटेशन एक्ट जो आया था वो इनेक्ट कब हुआ था? 1952। तो 1952 हुआ था। आप मुझे बताएंगे कि ये तो स्टेट का आर्टिकल है, आप मुझे बताएंगे कि पार्लियामेंट जो इनेक्ट करता है डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस वो कौन सा आर्टिकल है? वो कौन सा आर्टिकल है पार्लियामेंट से रिलेटेड? नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन। व्योममित्रा इज अ मेल लुकिंग फीमेल स्पेस फेयरिंग ह्यूमनॉइड रोबोट एंड सेकेंड इट इज डेवलप्ड बाय DRDO। तो इसका आंसर है आंसर डी, नन। पहली बात, मेल नहीं है, फीमेल है। तो इसरो ने जो है फर्स्ट विमेन जो एस्ट्रोनॉट है व्योममित्रा, उसको अनवील्ड किया है टू राइट टू द स्पेस इन द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान। तो गगनयान के लिए किया है, और किसने किया है? इसरो ने। इसरो ने किया है, तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चूज ऑब्जेक्टिव ऑफ द FCI। FCI का ऑब्जेक्टिव चूज करना है, इसमें करेक्ट कौन सा? वन, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर फार्मर। टू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन थ्रू PDS। थ्री, मेंटेनेंस सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो ये तीनों चीजें सही हो गई कि इफेक्टिव प्राइस ऑपरेशन देता है फार्मर को, और PDS में डिस्ट्रीब्यूशन करता है फूड ग्रेन का, ये भी सही है, और बफर स्टॉक जो है वो मेंटेन करता है फूड सिक्योरिटी के लिए। तो ये भी बात सही है। तो तीनों बात सही है। तो
FCI जो है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टैब्लिश हुई थी 1965 में अंडर द एक्ट फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। तो एक्ट आया था 1964 में, एस्टैब्लिश हुई थी 1965 के अंदर। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस सिचुएटेड इन। तो बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस कहाँ सिचुएटेड है? तो जो लोग मेरठ में रहते होंगे तो अगर उनको नहीं पता होगा ये, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। मतलब स्कूल का ट्रिप आपको लेके गया होगा और आप वैसे भी गए होगे आराम से, आपको सबको पता होगा। अभी देखोगे अरे यार ये था ये, तो यही वाला रिएक्शन होने वाला है जो लोग मेरठ और आसपास के लोग जो इसको देख रहे हैं। तो बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस सिचुएटेड इन, इसका आंसर है आंसर डी मेरठ। तो बेसिकली जो आपका सरदना चर्च है ना, जो आप सरदना चर्च जिसको बोलते हैं, तो वो दिस इज द बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस। तो रोमन कैथोलिक चर्च है सरदना में, जो जिसको चर्चेस अमंग द चर्चेस बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट चर्च इन द नॉर्थ इंडिया। तो ये जो है वो मेरठ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज द सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज द बेथुन फीमेल स्कूल। तो कौन सेक्रेटरी थे इसके? तो इसका आंसर है आंसर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज द सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल, जो लेटर बेथुन स्कूल बन गया। एंड जॉल एनियर ड्रिंक वाटर बेथुन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर फाउंडिंग द हिंदू फीमेल स्कूल। तो सेक्रेटरी वो थे, फाउंडर कौन थे? जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन। तो बेथुन वाज द फाउंडर। तो बेथुन स्कूल ने रिप्लेस कर दिया हिंदू फीमेल स्कूल एज ओरिजिनल नेम इन 1856। तो सेक्रेटरी कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एज पर द कंपनीज एक्ट। एज पर द कंपनीज एक्ट CSR is applicable to companies before completion of the 3 financial year. Next, companies spend at least 3% every year of their average net profit generated during 3 preceding year. तो इसमें से कौन सा सही है? थोड़ी देर आप इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लीजिए, थोड़ा सा टफ सा क्वेश्चन है ये, तो 1-2 मिनट इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लीजिए। अच्छा हाँ, तो इसका जो आंसर है वो है, इसका आंसर 1 ओनली। तो पहला से सही है, क्योंकि पहला सही है क्योंकि एज पर द कंपनी एक्ट 2019 CSR एप्लीकेबल होगा। इसका पहला सही है क्योंकि CSR इज एप्लीकेबल टू कंपनीज बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ द 3 ईयर। तो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द 3 ईयर। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कंपनीज स्पेंड एटलीस्ट 3% एवरी ईयर ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट जनरेटिंग ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग ईयर। तो ये गलत है। कंपनी स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट। तो ये हो गया। तो ठीक है, हम देख लेते हैं इसमें CSR का क्या एक्ट के अंदर क्या रिक्वायर होना चाहिए कंपनीज के लिए। तो क्या रिक्वायर होना चाहिए? पहला, जो आपकी नेट वर्थ है वो 5 बिलियन होनी चाहिए, मतलब 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा। दूसरा, जो एनुअल टर्नओवर है वो 10 बिलियन या 1000 जो करोड़ बोलेंगे उससे ज्यादा होना चाहिए। तीसरा,
नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और उससे ज्यादा, टू स्पेंड 2% of their net profit of 3 years, net profit of 3 years on CSR। तो ये होना चाहिए 500 करोड़ नेट वर्थ होनी चाहिए, 1000 करोड़ एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का होना चाहिए, टू स्पेंड 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट 3 years ऑन CSR। तो ये जो है ये सारी जो चीजें जो है ये होनी चाहिए। देख लीजिए, आप इसको रीड कर लीजिए कि नेटवर्थ और ये सारी चीजें। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्स मिशन इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन सा मार्स मिशन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर सी। तो ये सारे मार्स मिशन है। पहले तो ये देख लीजिए आप, परसेवरेंस नासा का है, मंगलयान इसरो का है, होप मिशन जो है वो यूएई का है। होप मिशन जो है यूएई का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन है जो मार्स के अराउंड है, और तैनवान मिशन जो है चाइना स्पेस एजेंसी का है। तो ये होप मिशन का आई थिंक 2021 में या 2020 में ये क्वेश्चन आया था, होप मिशन की किसका मिशन है यूपीपीएससी में। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, सिर्फ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था क्योंकि करंट अफेयर्स में आया था ये, उस टाइम जो है यूएई ने लॉन्च किया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन आया था। तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। तो होप मिशन जो है यूएई का है। चूज द करेक्ट रिगार्डिंग मंगलयान। फर्स्ट, इट वॉज लॉन्च बाय इसरो फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन नवंबर, एंड सेकेंड, इट वॉज लॉन्च ऑन द PSLV C-25 रॉकेट। तो इसका दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। मंगलयान जो है लॉन्च हुआ था नवंबर 2013 में। तो ये अनाउंस कब हुआ था? इसरो चेयरमैन जो थे जी माधवन नैयर थे इन 2008, तो तब ये अनाउंस हुआ था। और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ है। ये मुझे बताएंगे आप, ये सेंटर कहाँ है, वेयर लोकेटेड। आप ये मुझे सेंटर कहाँ लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्री का फर्स्ट राउंड द क्लॉक सोलर पावर्ड विलेज कहाँ है? तो सोलर पावर विलेज कंट्री का फर्स्ट, तो इसका आंसर है आंसर बी, गुजरात। तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी डिक्लेयर किया है जो मोधेरा विलेज है इन द मोसेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, वो इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर विलेज है। और बेसिकली मोधेरा जो है वो फेमस है सन टेम्पल के लिए। और इस सन टेम्पल को किसने बनवाया था? किंग भीमा वन। अच्छा, आप मुझे बताएंगे भीमा वन कौन सी डायनेस्टी का था? तो कह रहे मैम अच्छा खासा आप बता तो रही थी, अब थोड़ा सा और बता देती है, हमें ये भी सर्च करना पड़ेगा भीमा वन कौन सी डायनेस्टी का है। तो चलिए बताइए भीमा वन जो है वो कौन सी डायनेस्टी का था? 1026 और 27 के अराउंड जो है ये क्या था? तो सन टेम्पल वॉज भीमा वन। तो गुजरात मोधेरा विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमिस नेशनल पार्क इज इन। तो हमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर है बी, लद्दाख। तो ये जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया में आफ्टर द नंदा देवी। नंदा देवी, आप मुझे बताएंगे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये हमें जो है एक इकलौता एक ऐसा नेशनल पार्क है जो नॉर्थ ऑफ द हिमालय है।
और ये जो पार्क है इसमें नॉर्थ में जो है इंडस रिवर बहती है, और बेसिकली इट encompasses द कैचमेंट ऑफ द मरखा, सुमधा एंड रुम्बक। और ये पार्क जो एस्टैब्लिश हुआ था वो 1981 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो ठीक है, हमने ये सारे जो क्वेश्चन कर लिए हैं, एंड नेक्स्ट सीरीज़ के लिए आप इससे जुड़े रहिए। और यहाँ ही हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कैटर कर लेंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डाटा वाटा इन सब चीज़ के बारे में आप पढ़ते रहिए। और थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।